नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि आगे का प्रोस्पेक्टस क्या है इस कंपनी का, जिसका नाम है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये दूसरा यस बैंक और ITC है। IRFC जो मैं बात कर रहा हूँ कि IRFC जो है वो दूसरा यस बैंक और ITC है मार्केट का। तो ऐसा क्यों, ये आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रनर होने वाला है। लगभग मैं आपको बता दूं, चलिए अब उसके बारे में तो बाद में ही बात करेंगे, उसके आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्लो रनर ये साबित होने वाला है। ऐसा क्यों, इसके भी मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ काफ़ी इस कंपनी के अंदर है और दम भी काफ़ी है। लेकिन जो हम बात करें शेयर चलने की, तो वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए चांसेस है, क्योंकि ये IRFC जो है वो IRCTC को भी पीछे कर चुकी है। एज इन मार्केट कैप के मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप में IRFC और IRCTC दोनों बराबर के पास ही चल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन एक PSU अंडर मतलब PSU कंपनी है और सरकार के अंतर्गत आती है। और दोस्तों, इसका जो देख रेख है वो सारे के सारा सरकार के अंडर में ही आता है। और ये फाइनेंशियल यानी ये कोई बैंक नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये है NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो NBFC है ये, और इंडियन रेलवे की NBFC है और सिर्फ इंडियन रेलवे के लिए ही काम करती है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, SBI हो और या HDFC हो, आपका कोई भी A to Z बैंक हो, वो इंडियन रेलवे को डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकता है। और ना ही इंडियन रेलवे डायरेक्टली पैसा उन बैंकों से पैसा उधार ले सकता है, उन बैंकों से लोन ले सकता है। चाहे PSU बैंक हो या चाहे प्राइवेट बैंक हो, आप ध्यान रखिएगा, पैसा हमेशा बोरोइंग अगर करेगा, इंडियन रेलवे को अगर पैसे की ज़रूरत है यानी IRCTC को अगर पैसे की ज़रूरत है, तो IRFC से ही पैसा लेना पड़ेगा और किसी के पास नहीं जा सकते हैं। हाँ, IRFC किसी से भी लोन ले सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बताऊं तो IRFC सिर्फ और सिर्फ RBI से ही शायद लोन ले सकती है, या SBI से इनका जो लोन लेने का, या किसी बैंक से। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता है कि इंडियन रेलवे जो है वो इनसे ही फाइनेंस कराएगी कोई भी प्रोजेक्ट हो। यहाँ तक कि एक ट्रेन जो मतलब एक पटरी है, उसको बिछाने का पैसा चाहिए होगा, उठाना होगा, तो वो सिर्फ IRFC ही पैसा उनको देगी। अब IRFC का अपना मैटर है, वो कहीं से भी पैसा ला के दे, RBI से ले या PSU बैंकों से पैसा ले। मेरे ख्याल से PSU बैंकों से नहीं है, ये सीधे सीधे RBI से ही है। तो ये तो हो गया, हमें तो समझ में आया कि ये बोरोइंग का काम कैसे है और NBFC किस तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि इस धंधे में मोनोपोली है। IRFC के अलावा कोई देता है नहीं, तो इनकी सीधे सीधे मोनोपोली इनकी बन जाती है। तो जितना भी इंडियन रेलवे का पैसा या प्रॉफिट होता है वो सिर्फ इनके ही खाते में जाता है बस। बाकी कोई भी यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकता है इनके अलावा। तो 1986 में ये बनी कंपनी और आज 3000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट बनाती है। मार्केट कैप आ चुका है दोस्तों, और ये आपके सामने फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर मैंने लगा दें, जिसकी मैं बात कर रहा था और जिससे हम समझेंगे कि क्यों IRFC दूसरा यस बैंक और ITC है। तो मार्केट कैप क्या है? 28,424 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर क्या है? 2.83, पी रेशियो 7.70, इंडस्ट्री पी क्या है? 5.15, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 26.86। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये अपने बुक वैल्यू पर शेयर पर भी नहीं चल रहा है, यानी फंडामेंटल में जो एक फंडामेंटल को जांच कर एक प्राइस तय किया जाता है, ये अपने प्राइस पर भी नहीं चल रहा है। यानी यहाँ पर आपके पास 5.86 रुपये की तो जगह यहाँ पर बनती ही है। बुक वैल्यू पर शेयर से नीचे काम कर रहा है, तो ऐसे शेयरों को छोड़ना बहुत ही गलत होता है। ठीक है, हमने ये समझ लिया। EPS क्या है? 2.83। कमाऊ कंपनी है, कमाकर आपको दे रही है, यानी एक शेयर यानी 21 रुपये पर 2.83 रुपये आपको कमा के पर शेयर ये दे रही है।
पी रेशियो 7.70 है, इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा 2 पॉइंट लगभग 2.55 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इंडस्ट्री पी से महंगा है। तो इतना कुछ भी ज़्यादा इसमें पैनिक करने की बात नहीं, इतना तो महंगा चलता ही रहता है। यहाँ से अगर 10 पॉइंट भी अगर महंगा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बुक वैल्यू की बात हमने कर ली, पी रेशियो की बात कर ली। अब है मार्केट कैप की बात। आईआरसीटीसी का मार्केट कैप है 26,000 करोड़ रुपए, जबकि वो जो आईआरएफसी है, वो आईआरसीटीसी है, वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। और वो आईआरएफसी से काफ़ी 2,000 करोड़ के आसपास नीचे चल रहा है। उसका जो मार्केट कैप है वो 2,000 करोड़ नीचे चल रहा है। तो ये आईआरएफसी मार्केट कैप में काफ़ी बड़ी कंपनी, और मेरे ख्याल से जो बैंक जो रेलवे सेक्टर की सारी कंपनियों में से शायद सबसे बड़ी कंपनी यही है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है आपको बता रहा था कि यस बैंक और आईटीसी जो है वो दूसरा आईटीसी और यस बैंक कैसे, तो इसके आप नंबर ऑफ शेयर देखिए। आपको पता है कि आईआरएफसी का आईपीओ आया था, ठीक है ना। कोई भी कंपनी हो नॉर्मली 100 करोड़ 200 करोड़ शेयर लेकर उतरती है मार्केट में, इशू करती है। ये भाई साहब भाई 1306 करोड़ रुपए 1306 करोड़ शेयर को इन्होंने इशू करवाया मार्केट के अंदर। अब दिक्कत ये 1 रुपये बढ़ता है तो इनका 1306 करोड़ रुपए बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनी बनेगी तो 2 लाख करोड़ की अगर मान के चलें तो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मतलब जो टारगेट जो निकलते हैं, अगर 2 लाख करोड़ रुपए की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको 210 रुपए का ही टारगेट मिलेगा। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईआरसीटीसी का जो आप सोच रहे हैं कि ये भी 1,600 रुपये का बिक जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। 1,600 रुपये बिकेगा अगर तो ये देश की 4 कंपनी जो बड़ी कंपनी है उतना बड़ा इनका मार्केट कैप होने वाला है। आप ये समझिए, क्योंकि ये 26 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा अगर ये 1,000 रुपये की कंपनी हो जाती है। तो 1,000 रुपये अगर शेयर हो जाता है तो ये 26 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी आपका रिलायंस का जो मार्केट कैप है और एचडीएफसी बैंक दोनों मिला के दोनों का जितना मार्केट कैप होगा उतनी बड़ी ये अकेली कंपनी बनेगी। तो ये 1,000 रुपये जो है ना वो पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आगे फ्यूचर का नहीं पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल 5 से 8 साल तक का तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये 1,000 रुपये चला जाए। तो 1,000 रुपये जाना तो बहुत बड़ी बात है। 26 लाख करोड़ क्योंकि रिलायंस से बड़ी कंपनी नहीं बन पाएगी, या टीसीएस हो या आपकी कोई भी कंपनी हो A to Z, तो उतनी बड़ी तो नहीं हो। और आईआरसीटीसी से तो ऑब्वियस सी बात है, आईआरसीटीसी से बड़ी तो नहीं हो सकती है। फेस वैल्यू अब 10 है। अगर यहाँ पे स्प्लिट होता है, एक शेयर का 10 शेयर होता है तो यहाँ पे 13,000 करोड़ के शेयर हो जाएंगे अगर यहाँ पे एक स्प्लिट आ जाता है। तो दिक्कत यही है 13,000, फिर 1 रुपये बढ़ने पे 13,000 रुपये बढ़ेंगे, 13,000 करोड़ रुपए इनके बढ़ते हैं मार्केट कैप। तो वही प्रॉब्लम है कि इसका चलना जो है ना वो एकदम मतलब क्या कहते हैं, जो आप गाड़ी में चौकोर पहिए लगा दो तो उतने स्पीड से ये मतलब चलने वाला स्टॉक है। तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसी चीज़ लगती है। तो जो भी अगर इन्वेस्टर हैं उसके बारे में हम चलिए बाद में बात करते हैं, पहले हम और भी चीज़ें समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट कैप में ये बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी है, आईआरसीटीसी से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इनके पास जो इनके पास असेट्स हैं वो 2,78,481 करोड़ रुपए के असेट्स हैं इनके पास, और हर साल इनको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2018 में 1,82,000 करोड़ के असेट्स थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगर नेट सेल की अगर हम बात करते हैं तो नेट सेल 2020 मार्च तक की अगर हम बात करें 13,838 करोड़ के जो नेट सेल है वो इनका यहाँ पर शो है। 2019 में 11,134 करोड़ की नेट सेल की थी, 2018 में 11,000 करोड़ की नेट सेल की थी, 2017 में 9,047 करोड़ की नेट सेल की थी और 2016 में 7,506 करोड़ की नेट सेल की थी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार एक ग्रोथ दिख रही है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है 2020 मार्च में। तो यहाँ पर सीधे 2,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इजाफा हुआ है इनके नेट सेल में।
पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतनी ही तेज़ी से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। बहुत ही मज़ेदार जो इनकी कमाई है बहुत ही अच्छी है, यानी जो प्रॉफिट है इनका वो बहुत ही शानदार है। तो 2020 मार्च में 3,692 करोड़ रुपए इन्होंने कमाई, टैक्स काट के बता रहा हूँ मैं। 2019 में 2,255 करोड़ रुपए कमाई, 2018 में 2,000 करोड़ रुपए कमाई, 2017 में 934 करोड़ रुपए कमाई और 2016 में 849 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर हर साल जो जंप देखने को मिल रही है, सबसे जो कूलेस्ट जो ईयर निकली है वो आपकी 2018 और 2020 है। बहुत ही कूलेस्ट, मतलब 2017 में 1,000 के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि दुगना 100% बढ़ गया था, 100% से ऊपर ही है। और यहाँ पर क्या कहते हैं 2020 मार्च की अगर रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर भी 1,692 करोड़ रुपए बढ़े हैं। अगर 2018 से कंपेयर करें या 2019 से कंपेयर करें तो यहाँ पर 1,400 करोड़ रुपए यहाँ पर बढ़े हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स यहाँ पर किया है। प्रमोटर 86 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर होल्ड करते हैं, 86.36% यहाँ पर होल्डिंग रखते हैं। पब्लिक 13.64% करती है, जिसमें से FII 1.44% यहाँ पर होल्ड करते हैं स्टेक। यानी आपका 1.44% आपका कितना हुआ, 1,300 का अगर हिसाब लगाया जाए तो 1,30,00,000 शेयर के आसपास यहाँ पर ये होल्ड करते हैं। DII 4.23% यहाँ पर होल्ड करते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि रिटेल इन्वेस्टर 7.97% यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो ठीक है, ये पैटर्न तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर पैसा लगा म्यूचुअल फंड में तो यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पर 252 करोड़ रुपए इस शेयर में इन्वेस्ट है। निपॉन इंडिया टैक्स सेवर में 107 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। HDFC बैलेंस्ड एडवांस फंड 106 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और ये टॉप 3 का मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी लिस्ट है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉप 3 की बात की है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक फ़ंड है तो आप समझ लीजिए कि आपके फ़ंड ने यहाँ पर कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है देखना। अब रेट 21 रुपये 80 पैसे चल रहा है, 3.3% ऊपर बंद हुआ है, ऊपर होके यानी 70 पैसे ऊपर। तो यहाँ पर रेट छोड़ दीजिए, ये तो लॉन्ग टर्म वाले की हम बात कर रहे हैं, रेट की तो देखना ही नहीं है, रेट को छोड़ दीजिए। ये आपका चार्ट है और जिस दिन से लिस्ट हुआ है लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ सेलिंग चल रही है और ऐसा कोई दिन नहीं है यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर लाल रंग ना बना हो। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल हैं 29 जनवरी से और आज के दिन है 17-18 अप्रैल का दिन है। तब से लेके अब तक सिर्फ 8 ग्रीन कैंडल्स बनी है, बाकी सब का सब यहाँ पर लाल है। टोटल एक दिन सारे के सारे दिन लाल हैं यहाँ। फ्यूचर एंड बिजनेस ग्रोथ इन फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो फ्यूचर, तो यहाँ पर इन स्टॉकों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप IRCTC पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप IRCTC पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और भी काफ़ी रेलवे का मैं आपको बता दूं, रेलवे के इतने स्टॉक्स हैं ना मार्केट के अंदर जो आपको माला माल बना सकते हैं। बजाय इसके मैं आपको बता रहा हूँ इसका आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना, अगर आप बैलेंस शीट देखते तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर। क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर जो है क्या होता है कि उससे चलने में दिक्कत होती है। यहाँ पर अगर 130 करोड़ शेयर होते और ये अगर 21 रुपये में घूम रहा होता तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये यहाँ से 2,000 रुपये आपका बिकने के चांसेस थे, ठीक है ना। 2,000 रुपये आपके बिजनेस बिकने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 4,000 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर पहुँच गया है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी मोनोपोली है, कोई और इनका आ नहीं सकता है, वो इनसे पैसा छीन के जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो सारा का सारा पैसा यहीं मिलना है। तो इन फ्यूचर में अगर स्टॉक की बात करूँ, इन फ्यूचर 8 साल के प्रोस्पेक्टस से अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका मैं बता दूँ कि यहाँ पर इंडियन रेलवे काफ़ी ज़्यादा अब हाईटेक होने वाली है, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी है, बुलेट ट्रेन की कमी है, और भी कुछ ऐसी ट्रेनें आ रही हैं जो आपने बिल्कुल टेस्ला कंपनी का नाम बिल्कुल सुना होगा,
तो टेस्ला कंपनी की एक बोरिंग कंपनी है जो कि नीचे नीचे लाइन बिछा रही है कारों के लिए, ठीक है ना। एक है जिसमें टनल होता है, उसमें ट्रेन दौड़ती है, मैग्नेटिक फोर्स है काफ़ी ज़्यादा, 500 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि इंडियन रेलवे यानी आईआरसीटीसी जो है वो अगर अगर आप अगर ऐसी ट्रेन कुछ लाती है और उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए है, तो पैसा किन से लेंगे? पैसा इनसे लेंगे बनाने के लिए, सरकार नहीं देगी। सरकार ये जो आईआरसीटीसी सारी बोरोइंग जो करेगी इंडियन रेलवे वो इनसे करेगी, जैसे कि आपको पता है। तो उससे क्या है, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडियन रेलवे ग्रोथ करेगी तो ये बढ़ेंगे उनके साथ साथ, तो इनकी और भी ज़्यादा यहाँ से खींचेगा। अब बात करूँ, बिल्कुल 2.5 लाख करोड़ बन सकता है आपका ये शेयर। अगर 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का होता है तो आपका शेयर जो है वो 200 रुपये बिकने के लिए तैयार है। बस शर्त ये है कि आईआरसीटीसी इतनी बड़ी कंपनी है, और ये आईआरसीटीसी तो ऑब्वियस सी बात है, इससे तो आईआरसीटीसी तो ये छोटी है ही, तो ये इतना मार्केट कैप क्यों है? मार्केट कैप में काफ़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो फ्यूचर में आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन रेलवे अगर बढ़ेगी जिस तरीके से, उस तरीके से ये भी बढ़ेंगे। अब बिजनेस ग्रोथ इन फ्यूचर, अब खुदा ना खास्ता अगर सरकार ये कहती है कि मोनोपोली ख़त्म करनी है आईआरएफसी की, तो क्या, तो बैंक्स आएंगी, एनबीएफसीज आएंगी इंडियन रेलवे को पैसा देने के लिए। इंडियन रेलवे उनसे भी बोरोइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगी, इनकी मोनोपोली ख़त्म होगी, प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हो जाएंगी उस वक्त जब ये मोनोपोली ख़त्म हो रही होगी, ठीक है ना। तो अगर इसकी मोनोपोली, अगर इन फ्यूचर अगर मोनोपोली ख़त्म होती है, नई बैंकें आती हैं, पीएसयू बैंक के पैसा देना स्टार्ट करती हैं इंडियन रेलवे को, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बैंकें और पब्लिक सेक्टर यूनियन की बैंकें जो हैं वो यहाँ पर पैसा देना स्टार्ट कर देंगी इंडियन रेलवे को। और क्योंकि आप जानते ही हैं इंडियन रेलवे ऐसा मतलब दुनिया का, अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अगर किसी को कहेंगे तो इंडियन रेलवे है, ठीक है ना। तो इंडियन रेलवे को ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि पैसा ना चुका पाए उन बैंकों का। तो बैंकें कम ब्याज पर इंडियन रेलवे को पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगी, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इंडियन रेलवे को पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक शेयर है जो 300 रुपये बता, यही आपका रेलवे का स्टॉक ही है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका जो 300 रुपये पर चल रहा था, जिसका स्प्लिट हुआ था और 90 रुपये का वो शेयर रह गया था स्प्लिट होने के बाद। आपको अगर याद आ गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा, ठीक है ना। तो वो कंपनी क्या है कि रशिया, मेरे ख्याल से रशिया की बात है, रशिया में ट्रेन चलाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया है। वो 90 रुपये की जो रेलवे कंपनी है उसने रशिया में ट्रेन चलाने का ऑर्डर लिया है। तो इंडियन रेलवे की जो कंपनी है, जो रेलवे की जो कंपनी है, रेलवे सेक्टर की जो कंपनी है वो 90 रुपये वाली, तो उसमें क्या है कि जो इंडियन रेल जो वहाँ पर पटरी बिछाने का काम और रेलवे का काम, तो दोनों वो कारोबार संभालने वाली है। और ये जब खबर आई थी तो उसने सर्किट मारा था, मुझे ध्यान है, 90 रुपये तो वो यूँ हो गया था, 90-94 रुपये चला गया था वो शेयर। तो और यहाँ पर जो एनालिस्ट थे वो भी चौंके हुए थे, यहाँ तक कि सभी लोग चौंक गए थे कि यार रशिया में उसने कितना बड़ा ऑर्डर ले लिया। तो पता नहीं कि जो इंडियन रेलवे की कंपनियाँ हैं, यानी इंडियन रेलवे सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं, वो क्या क्या करने वाली हैं आगे, तो इसका भरोसा नहीं है। लेकिन अगर हम बस मोनोपोली की बात है, अगर इनकी मोनोपोली बरकरार रहती है तो ये लगातार कहिए 70,000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साल पर 17,000 का प्रॉफिट, 17,000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगे तो शेयर आपका रॉकेट होने वाला है, ठीक है ना। शेयर रॉकेट, इसकी जो रियल वैल्यू है वो यहाँ पर अभी जो है 60-70 रुपये के आसपास तो होनी चाहिए था ये शेयर, ठीक है ना, 60-70 रुपये के आसपास होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये है कि आईआरसीटीसी से
मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब यहीं यहाँ पर महंगा और सस्ता का आ जाता है। हमारे सामने एक ऑप्शन है कि आईआरसीटीसी से सीटीसी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है और आईआरसीटीसी में ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि वो 2 लाख करोड़ की कंपनी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। और उसका टारगेट भी है 6 या 8 हज़ार रुपये का उसका टारगेट भी है। आईआरसीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट भी है। तो इसके टारगेट क्या कहते हैं, आप अगर आपको लगता है कि ये आईआरएफसी में अगर आपको लगता है कि जगह नहीं है, तो आप आईआरसीटीसी में स्विच करके चल सकते हैं। बाकी आपने फ्यूचर समझ लिया, क्या क्या चीज़ें हैं, फ्यूचर ग्रोथ समझ ली, मोनोपोली अगर ख़त्म होती है तो इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना। अब मोनोपोली अगर बरकरार रहती है तो फ्यूचर तो ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है ही फिर। और क्या कहते हैं, अगर आप ज़्यादा अगर आपको पसंद है कि नहीं भाई आईआरसीटीसी ही ज़्यादा बेटर है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। आपके टारगेट 6 से 8 हज़ार रुपये खुले हुए हैं। बाकी अगर मैं बताऊं 1 लाख करोड़ की भी अगर ये कंपनी बनती है, ठीक है ना, तो ये 100 रुपये मैक्सिमम है, आपका 100 रुपये जा सकती है बस। क्योंकि इतनी बड़ी पीएसयू कंपनी जो है, बैंकों के मार्केट कैप आपके 1-1 लाख करोड़ रुपए के नहीं है जो पीएसयू बैंक हैं। तो ये तो एनबीएफसी और काफ़ी बड़ी बात है इसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम से नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो काफ़ी बड़ी दिक्कत है, हमारी काफ़ी बड़ी दिक्कत है, जो कि इसे पीछे ढकेलने में कामयाबी हासिल करता हुआ दिख रहा है, जो नंबर ऑफ शेयर्स है। बाकी फ्यूचर में ग्रोथ है, ठीक है। बिजनेस में मोनोपोली का दिक्कत है, मोनोपोली अगर ख़त्म करती है सरकार तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, उन बातों से ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो अब आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपका है तो उनसे डिस्कस करिए, बिल्कुल डिस्कस करने वाली बात है। पता चला कि क्योंकि ये होता है कि आप जो शेयर में बैठे हैं वो शेयर लॉन्ग टर्म में बेहतरीन निकलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि शेयर तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, लेकिन चलने के ऊपर है दोस्तों। मतलब आप कितना अच्छा पकड़ के बैठे हैं, आपको वो रिटर्न दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। रिटर्न तो आपको दे देगा, लेकिन दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा साथ में। स्प्लिट करेंगे तो प्रॉब्लम है, बोनस देंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो ये साथ लेके आए नंबर ऑफ शेयर की। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप डिस्कस करें। अगर नहीं है फाइनेंशियल एडवाइज़र तो आपने वीडियो तो देख ली है और आप उस हिसाब से आप काम करके चल सकते हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।